नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स टुडे के वार्षिकी 2021 का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 का नाम है संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम। ऑलरेडी हमने जो है संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम यानी कि चैप्टर नंबर 1 से 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 से ही लेक्चर नंबर 3 होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है शासकीय गुप्त बात अधिनियम या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। कंटेक्स्ट क्या है तो देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है एक रणनीतिक मामलों के विश्लेषक को चीनी सीमा पर भारतीय सैनिकों की तैनाती जैसी सूचना को उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बात क्या हुई थी, देखिए, जैसे कि आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एडिटोरियल का जो राइटर होता है वह किसी न किसी विषय का एक्सपर्ट होता है और उसके बारे में उस विषय से संबंधित विशेष जानकारियों तक को साझा किया जाता है और उपाय भी सुझाए जाते हैं। इन्होंने भी यही किया था, इन भाई साहब ने। इनके द्वारा किया क्या गया था कि जो भारतीय सीमा पर तैनाती है सैनिकों की, उनके बारे में बताया था और यह बताया था कि इन तैनातियों से लेकर के भारत को क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हो सकते हैं या फिर इनमें और क्या सुधार किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने पब्लिक डोमेन में सारी बातों को डाल दिया था। इसी को आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल यहाँ पर यह कंटेक्स्ट हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जानते हैं हम लोग जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या फिर ओएसए एक्ट 1923 को। देखिए, यह अधिनियम यानी कि ओएसए को पहली बार ले आया गया था वर्ष 1889 के अधिनियम 14 के द्वारा। और याद करिए, उस समय भारत जो है वह ब्रिटिश सरकार का या फिर ब्रिटेन का एक उपनिवेश हुआ करता था। तो यह अधिनियम जो है वह औपनिवेशिक युग का एक अधिनियम है जो अभी भी वर्तमान में प्रचलित है। इसको 1889 के अधिनियम 14 के द्वारा भारत में लाया गया था और उस समय इसको लाने का जो उद्देश्य था वह यह था कि तत्कालीन समय में क्षेत्रीय भाषाओं के जो अखबार थे या फिर जो लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हुआ करते थे, उनके द्वारा राष्ट्रीय चेतना का बढ़ चढ़ के विकास किया जा रहा था और साथ ही साथ ब्रिटिश नीतियों का विरोध भी किया जा रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए 1889 के अधिनियम 14 के द्वारा शासकीय गुप्तबात अधिनियम को पहली बार भारत में लाया गया। बाद में इस अधिनियम को जो है वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान चेंज किया गया और इसमें थोड़ी सी और अधिक कठोरता को लागू किया गया या फिर इस अधिनियम को थोड़ा और अधिक कठोर बना दिया गया। लेकिन बाद में हुआ क्या कि वर्ष 1923 में इसका एक नया संस्करण ही आ गया पूरी तरीके से। शासकीय गुप्तबात अधिनियम 1923 कहा गया जिसको, और जो वर्तमान में भी अभी प्रचलित है हमारे देश में। ठीक है, वर्ष 1923 ऊपर आपने देखा जो गिरफ्तारी भी हुई है उनकी, वह ओएसए एक्ट 1923 के तहत ही हुई है। तो वर्तमान में भी यह अभी प्रचलित है। ठीक है, तो जो 1923 का यह संस्करण आया, इसमें जो शासकीय गोपनीयता थी उसको देश के सभी मामलों तक बढ़ा दिया गया। पहले कहाँ तक था? पहले सिर्फ अखबारों तक था जब यह 1889 में आया था। बाद में भी इसको अखबारों तक ही रखते हुए कुछ और कठोर नियम लागू कर दिए गए थे। सजा का प्रावधान, जुर्माने के प्रावधान को और बढ़ा दिया गया था 1904 के लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लेकिन बाद में वर्ष 1923 में जब दोबारा इसमें संशोधन किया गया, संशोधन क्या, एक नया संस्करण ही आ गया ओएसए एक्ट का 1923 के अधिनियम 19 के द्वारा। तो फिलहाल ये तो हो गई इसकी पृष्ठभूमि या इसके इतिहास की बात। आइए जानते हैं इस अधिनियम में क्या कुछ खास है। देखिए, यह अधिनियम जो है दो प्रकार की बातें करता है। देखिए, ओएसए एक्ट लागू कैसे होता है इसको आप समझिए। ओएसए 1923 में लिख देता हूँ। एक तो जासूसी के आधार पर कि आप देश की जासूसी कर रहे हैं। दूसरा होता है गोपनीय जानकारियों को आप किसी के साथ साझा कर रहे हैं। जो सरकार की गोपनीय जानकारी है उसको आप किसी को दे रहे हैं अथवा पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। इस दोनों आधारों पर ओएसए एक्ट के तहत सजा दी जा सकती है। और वह सजा कैसी होती? तो देखिए, ओएसए एक्ट के तहत जो है 14 साल की कारावास, यहाँ देखिए 14 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है, अथवा 14 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों ही सजा एक साथ दी जा सकती है। सजा की बात कर रहे हैं तो इसमें भी सजा जो है वह दोनों लोगों को दी जाती है। जैसे कि किसी ने आपके साथ कोई गोपनीय जानकारी साझा की तो उस व्यक्ति को, जिन्होंने यह गोपनीय जानकारी आपके साथ साझा की, उसको और साथ ही साथ आपको भी यह सजा दी जाएगी क्योंकि आपने उस गोपनीय जानकारी को लिया, यानी कि
इन जैसे नॉर्मल और नॉन टेक्निकल भाषा में इसे ऐसे समझिए कि पैसा अगर मान लीजिए आप किसी से रिश्वत लेते हैं तो रिश्वत लेने वाला भी दंडनीय होता है और रिश्वत देने वाले को भी दंड का प्रावधान। ठीक उसी तरह यह ओएसए एक्ट 1923 भी सजा के संबंध में काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी बातें। अब देखिए समस्या क्या है, एक चीज़ मैंने बार बार बोली, आपने भी ध्यान दिया होगा, गोपनीय। अब यह गोपनीय कौन कौन सी जानकारी होगी, सरकार की जानकारी कौन सी गोपनीय है, कौन सी गोपनीय नहीं है, इसका निर्धारण कैसे होगा। तो इसके लिए एक अलग से इंस्ट्रक्शन आया। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ओएसए एक्ट यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या फिर शासकीय गुप्त बात अधिनियम में कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया गया कि कौन सी जानकारी होगी वह गोपनीय है या सरकार से संबंधित कौन सा दस्तावेज है जो कि गोपनीय है अथवा गोपनीय नहीं है। इसको डिसाइड किया जाता है, बाद में आया एक निर्देश विभागीय सुरक्षा निर्देश 1994 या फिर डिपार्टमेंटल सेफ्टी इंस्ट्रक्शन 1994। तो इसी के मैनुअल के आधार पर इसमें यह चीज़ें बताई गई कि सरकार से संबंधित कौन सी जानकारी है जो गोपनीय श्रेणी की है अथवा जो गोपनीय श्रेणी की नहीं है। ठीक है, गुप्त सूचना में देखिए कई प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, ये तो आप भी जानते हैं, जैसे कि आधिकारिक कोड, पासवर्ड, रेखाचित्र, मॉडल, लेख, दस्तावेज, ये सारी चीज़ें। जैसे कि सिंपल अगर आपका मोबाइल है तो उसमें व्हाट्सएप के कुछ चैट आपके गोपनीय होंगे, कुछ चैट गोपनीय नहीं होंगे, जो नॉर्मल लोग सामान्य लोग देखें तो आपको ऐतराज नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से यह चीज़ें भी काम की अपना। तो यह तो हो गई सारी बातें। अब सरकार का एक अधिनियम आया 2005 में, वह अधिनियम था राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI एक्ट आया 2005 में। ज़रा इसकी डेट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब जो है RTI एक्ट को लागू किया गया था, वह डेट कौन सी थी। ठीक है, बार बार PCS की परीक्षा में यह डेट पूछी जाती है, तो देखिए कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को नहीं याद है, सुनते ही थोड़ा कमेंट कर दीजिए। तो ठीक है, तो RTI एक्ट के साथ हम लोग बात कर रहे थे। RTI एक्ट और OSA एक्ट एक दूसरे के साथ जो है क्लैश करते हैं। कैसे? RTI एक्ट तो कहता है कि भाई आप सरकार से संबंधित जो भी सूचना है अगर कोई व्यक्ति मांग रहा है तो उसको आप दे दीजिए, लेकिन OSA एक्ट कहता है कि अगर वह सूचना गोपनीय है तो हम नहीं दे सकते ना, या गोपनीय सूचनाओं को अगर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ शेयर किया तो उसके लिए तो उसको दंड दिया जाएगा। अब समस्या को सुलझाया कैसे गया या सरकार इस समस्या से बच के कैसे निकली? देखिए, एक अधिनियम है या एक सेक्शन है RTI एक्ट में, धारा 22, वह क्या कहता है? RTI एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी OSA एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। RTI एक्ट 2005 की एक अधिनियम है, धारा या सेक्शन है 22। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि यदि किसी अन्य अधिनियम में जो है कोई ऐसा प्रावधान है जो RTI अधिनियमों का उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में जो है RTI एक्ट जो है उस पर अधिभावी होगा। मतलब कि RTI एक्ट को लागू माना जाएगा और उस अधिनियम की उस धारा का वह धारा जो है वह निष्प्रभावी हो जाएगी। मतलब इनका यह कहना था कि इसको थोड़ा सा और सिंपल में समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई बात अपने भाई से कहते हैं और घर में आप जो है छोटे हैं, ठीक है, लेकिन आप जिस भाई से कह रहे हैं वह भाई आपसे बड़ा है, या पिताजी से आप कोई बात अपने कहते हैं, भाई को हटा दीजिए, मान लीजिए अपने पिताजी से आप कोई बात कहते हैं, ठीक है, कायदे से तो आपकी बात जो है वह सही अथवा गलत हो सकती है, लेकिन अंततोगत्वा जो पिताजी कहेंगे वही बात आपको माननी होगी। सिंपल था वही कि RTI एक्ट को यहाँ पर आप पिता समझ लीजिए कि RTI एक्ट अपनी धारा 22 के साथ जो है सभी अधिनियमों से श्रेष्ठ हो जाता है कि आपको जानकारी का खुलासा करना होगा, क्योंकि RTI एक्ट में कहा गया है कि कोई भी बात हो, लेकिन जब सूचना देने की बात आएगी तो RTI अपनी धारा 22 के साथ उस अधिनियम पर अधिभावी हो जाएगा। ठीक है, ये बातें तो हो गई। अब सरकार के पास समस्या आ गई, भाई ये तो हो गई इस बात, अब क्या करें? लेकिन RTI एक्ट में ही एक अन्य बात कही गई, धारा एक दो और सेक्शन है, धारा 8 और 9, यानी कि सेक्शन 8 और 9, जो कि सरकार को थोड़ी सी सुरक्षा प्रदान करता है। वहाँ पर यह बात कही गई, धारा 8 और 9 में सीधे सीधे बात कहेगी कि अगर व्यापक जनहित में कोई मामला है या खुलासे से व्यापक जनहित को कोई हानि होती है तो वह सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर सकता है। ये बात धारा 8 में कह दी गई। और दूसरी चीज़, धारा 9 में क्या कहा गया कि अगर प्रश्नगत अभिलेख जो है उसकी सुरक्षा और संरक्षण के प्रतिकूल है, मतलब कोई बात मांगी गई, कोई सूचना मांगी गई, ठीक है, और जो लोक प्राधिकारी था उसको लगा कि जो चीज़ मांगी गई है वह अभिलेख जो है उसकी, वह अभिलेख अगर उसकी सूचना अगर किसी को दे दी गई, उस चीज़ वह सूचना अगर प्रकट कर दी गई तो उस सूचना के प्रतिकूल होगी वह बात,
ठीक है, मतलब किसी को यह सूचना दे दी गई कि भैया ये लोग यहाँ पर गए हैं। अब वो घूम कर गए, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी 3 लोगों को मान लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रही है ना आपको, तो ऐसे समझिए ए बी सी 3 लोगों को मान लीजिए ए कहीं घूमने गया था और यह बात उसने सी को बता दी थी। बी ए के मर्डर का प्लान कर रहा था, ठीक है। बी ने ए सी से सूचना मांगनी चाहिए कि आप हमें बताइए कि ए कहाँ गया है। अब ए के लिए यह चीज़ प्रतिकूल हो गई ना कि अगर बी यह सूचना सी को दे, अगर बी को यह सूचना सी दे देता है तो वह तो बी को मार देगा। तो सी ने यह सोचा और समझा और कहा कि उसे नहीं पता है, जबकि ए सी को बता करके गया था। सिंपल था, सी को यह बात पता थी कि अगर उसने बी को सूचना दी तो यह ए के लिए प्रतिकूल होगा। सिंपल यही बात धारा 8 और 9 में कही गई। पहली बात में तो यह कहा गया कि अगर 8 में तो यह कहा गया कि व्यापक जनहित को लेकर के अगर यह सूचना नुकसानदायक होती है तो इसकी जानकारी लोक प्राधिकारी के द्वारा नहीं दी जाएगी, ठीक है। और 9 में क्या कहा गया, 9 में कहा गया कि मान लीजिए कि यह सूचना के लिए ही हानिकारक हो जाए या सूचना के संरक्षण को लेकर के प्रतिकूल स्थिति ना हो तो इस आधार पर भी लोक प्राधिकारी सूचना के प्रकटीकरण से मना कर सकता था। सरकार आज भी इनका सहारा लेकर के किन्हीं भी सूचनाओं को देने से मना करती है, ठीक है। तो फिलहाल हो गया इसका बात। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है। बहुत बड़ी और बहुत मोटी बुक है, लगभग 200 से 250 पेज की पूरी बुक है। और थोड़ा लाइक वाइक करते चला करिए यार, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, संसदीय समितियां हैं, या जो दूसरा टॉपिक है हमारा। समितियों के बारे में तो वैसे सारी बात जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के डिस्कस करेंगे या फिर संविधान से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करेंगे वहाँ पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए कंटेक्स्ट क्या है। तो देखिए कृषि विधेयकों को लेकर के राज्यसभा की प्रवर समिति की मांग, राज्यसभा में विपक्ष द्वारा यह मांग की गई थी कि जो कृषि विधेयक हैं 3 के तीनों, इनको राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा, या यूं कहें कि सभापति के द्वारा, उसको अस्वीकार कर दिया गया और विधेयक को पारित कर दिया गया। ये तो था कंटेक्स्ट। अब चलिए जान लेते हैं संसदीय समितियों के बारे में थोड़ा थोड़ा। देखिए संसदीय समितियां कौन सी होती हैं, तो देखिए जो सदन द्वारा नियुक्त और या फिर निर्वाचित होती हैं अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, वे संसदीय समितियां होती हैं। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार जो वे समितियां काम करती हैं, जो अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति को सौंपती हैं, जिसका एक सचिवालय होता है और उसके सचिवालय की व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा का सचिवालय करता है, ठीक है। संसदीय समितियों की ये विशेषताएं हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति या फिर इनका निर्वाचन होता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा होता है, या फिर जिस सदन के द्वारा या जिस सदन की यह समितियां होती हैं उनके द्वारा होता है, अथवा लोकसभा या राज्यसभा के सभापति द्वारा इन समितियों को नामित किया जाता है। इसके अलावा यह जो है अपना कार्य लोकसभा के अध्यक्ष अथवा सभापति के निर्देशानुसार करती हैं, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट को सदन में या लोकसभा अध्यक्ष अथवा सभापति को सौंपती हैं। प्रत्येक संसदीय समिति का एक सचिवालय होता है और इसकी व्यवस्था करता है लोकसभा या फिर राज्यसभा का सचिवालय, ठीक है। देखिए सामान्यतया जो समितियां होती हैं या संसदीय समितियां होती हैं वे 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं स्थायी समितियां और दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष के लिए, 1-1 वर्ष के लिए गठित की जाती हैं, और जो तदर्थ समितियां होती हैं यह किसी विषय विशेष को लेकर के गठित की जाती हैं और अपना काम करने के बाद ये समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। और यह जो स्थायी समितियां हैं यह 1 वर्ष के बाद पुनः इनका गठन कर दिया जाता है, ठीक है। सामान्यतया जो विभागीय समितियां होती हैं वो उनकी प्रकृति स्थायी प्रकार की होती है और वर्तमान में जो है 24 प्रकार की विभागीय समितियां हैं, ठीक है। और प्रत्येक समिति में जो भी स्थायी समिति होती है उनमें जो है 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। देखिए विभागीय समितियों की एक चीज़ जान लीजिए, विभागीय समितियों में जो कोई भी मंत्री उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ बात करें अगर प्रवर समिति की, तो प्रवर समिति जो कि देखिए विशेष विधेयक की जांच करने के लिए गठित की जाती है प्रवर समिति, और इसकी सदस्यता किसी एक सदन के सांसदों तक ही सीमित रहती है। यानी कि लोकसभा की अपनी प्रवर समिति होगी, राज्यसभा की अपनी प्रवर समिति होगी। तो जिस सदन की समिति होगी उस सदन के सदस्य उस प्रवर समिति में शामिल होते हैं और वह विशेष कुछ मतलब कि उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप इस विषय की जांच कर दीजिए। वह जांच करने के बाद वह समाप्त हो जाती हैं।
एक प्रकार से आप इनको तदर्थ समितियां बोल सकते हैं, जो कि विषय विशेष को लेकर के गठित की जाती हैं। विषय की समाप्ति के बाद यह जो है अपने कार्य को पूर्ण कर लेने के बाद इनका जो है क्या कहते हैं उसको, ये समितियां जो है वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं समितियां किस प्रकार से विधेयकों की जांच करती हैं। अब इनके पास विधेयक जांच करने के लिए किस प्रकार से जाते हैं। ज़्यादातर हमको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं पढ़ने को कहीं पर भी। देखिए, कोई भी विधेयक जो होता है वह स्वचालित रूप से समिति के पास नहीं जाता है या किसी भी संसदीय समिति के पास नहीं जाता है। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। ठीक है, विधेयक को संसदीय समिति के पास जाने के लिए 3 प्रकार के ऑप्शन है। किसी भी विधेयक को समिति जो है या किसी भी समिति के पास वह विधेयक 3 तरीके से ही जा सकता है, चाहे वह तदर्थ समिति के पास जाना हो या प्रवर समिति के पास जाना हो या फिर स्थायी समितियों के पास जाना हो। उसको जाने के 3 ही तरीके होते हैं। पहला, जब मंत्री सदन में प्रस्ताव रखता है कि उसके विधेयक की जांच सदन की प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति के द्वारा की जाए। मंत्री यानी कि जो मंत्री उस विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है वही कह रहा है कि भैया मैंने ये विधेयक बता दिया, ये कानून बता दिया है, विधेयक कानून तो नहीं, ये विधेयक बता दिया है, अब इसकी जाँच या इस विधेयक को जो है प्रवर समिति के पास भेज दिया जाना चाहिए अथवा संयुक्त समिति के पास भेज दिया जाना चाहिए, तब वह विधेयक चला जाएगा समितियों के पास। दूसरा, किसी विधेयक को विभागीय समिति के पास भेजना सदन के पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करता है। जो पीठासीन अधिकारी है वह डिसाइड कर सकता है कि भैया यह विधेयक तो अब जाएगा आपके लिए, या इस विधेयक में अभी कुछ किया जाना शेष रह गया तो इसको जो है हम विभागीय समितियों के पास भेज दे रहे हैं। और तीसरा तरीका है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अपनी प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है। ठीक है, 3 कंडीशन है। पहला, मंत्री भेज सकता है, जो मंत्री विधेयक पेश कर रहा है वह भेज सकता है। दूसरा, सदन का अध्यक्ष या जो सदन की अध्यक्षता कर रहा है, अथवा यूँ कहते हैं जो पीठासीन अधिकारी है जिस सदन में यह विधेयक या पेश किया जा रहा है वह भेज सकता है। वह किसके पास भेजेगा? वह विभागीय समितियों के पास भेजेगा। ठीक है, और मंत्री जो है संयुक्त समिति के पास भेजेगा अथवा प्रवर समिति के पास भेजेगा। और तीसरी कंडीशन है कि मान लीजिए कि लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा जो है उसे अपनी प्रवर समिति के पास भेज सकती है विधेयक को। यही 3 तरीके हैं। अब जब समिति के पास चला गया तो समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तो रिपोर्ट पर किस प्रकार के काम या कार्यवाही हो सकती है इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। देखिए, संसदीय समितियों द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट होती है ना, वह अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है। मतलब या तो उन्हें स्वीकार किया भी जा सकता है उसके सुझावों को, या उसके सुझावों को अस्वीकार भी किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, प्रवर समिति या संसदीय समितियों के पास एक और पावर होती है कि वे अलग से उसी विषय को लेकर के, जैसे भी कृषि मुद्दा विवादित है ना, तो कृषि विषय को लेकर के वे अलग से पूरा का पूरा विधेयक पेश कर सकती हैं और मंत्री चाहे तो उन्हें एज इट इज पास करवा सकता है सदन से, और चाहे तो नहीं भी करवा सकता, वह कहे कि मेरा ही विधेयक पास होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हालांकि संसदीय समितियों के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे जब संविधान को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। उधर जो आपका हिस्ट्री वाला लेक्चर चल रहा है वहीं पर, हिस्ट्री वाले में क्या कह रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री शायद इस वीक ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा मुझे बाहर जाना है, लेकिन उम्मीद ऐसी ही की जा रही ख़त्म हो जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर है एक समान मतदाता सूची। देखिए, पीएमओ द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जो है पंचायत नगर पालिका कंटेक्स्ट है यह। ठीक है, क्या कंटेक्स्ट है, क्यों एक समान मतदाता सूची चर्चा में आई है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। देखिए, हुआ क्या कि पीएमओ ने जो है पंचायत, पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है पंचायत, नगर पालिका, राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची की संभावना पर चर्चा करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई थी। किसके द्वारा? पीएमओ के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मतदाता सूची की। यहाँ पर एक राज्य, एक देश, एक वोट, एक चुनाव की बात नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही मतदाता सूची की एकीकरण की। ठीक है, तो समस्या क्या है, देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, बाद में यहाँ पर चलते हैं। देखिए होता क्या है ना, देखिए जो भारत सरकार का निर्वाचन आयोग है या फिर जो आप वोट देते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं, लोकसभा के चुनाव में जो वोट देते हैं आप सांसदों को चुनने के लिए, और इसके अलावा जो आप वोट देते हैं राज्य के विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए जो वोट देते हैं, इनके लिए जो निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची जो तैयार होती है वह जो है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आप राज्य के चुनाव के या जो क्षेत्रीय चुनाव की बात करते हैं, जैसे कि पंचायत का चुनाव हो गया, नगर पालिका का चुनाव हो गया, और आज जो अन्य चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य वगैरह का जो भी चुनाव हो गया, इनको लेकर के मतदाता सूची जो तैयार करने का काम करता है वह करता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो होता क्या है, समस्या क्या आती है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार मतदाता सूची या फिर इनके द्वारा जो मतदाता सूची तैयार है, या इसमें या तो ओवरलैपिंग हो जाती है या फिर कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि आप एक बार पंचायत चुनाव में तो आपका नाम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सूची में आपका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि आपने लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों के लिए तो मतदान किया उसी क्षेत्र में, लेकिन उसी क्षेत्र में आप जो है अन्य चुनाव से वंचित रह गए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में आपका नाम शामिल नहीं था। तो इन्हीं सब चीज़ों में सुधार करने के लिए, इन्हीं सब बातों की बात करने के लिए बुलाई गई थी पीएमओ द्वारा बैठक, ठीक है, कि एक समान मतदाता सूची तैयार कर ली जाए। हमारे जो दोनों निर्वाचन आयोग हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये दोनों जो है संवैधानिक निकाय हैं, यह आप जानते रहिए, ठीक है, दोनों ही संवैधानिक निकाय हैं। जरा बताइए स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन से आर्टिकल में बात की गई है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। चल, तो ये सारी बातें हो गई, इन्हीं सब के लिए जो है बुलाया गया था बैठक को, और यही सारी बातें यहाँ पर कही गई। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि जो भारत निर्वाचन आयोग है या फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा मुख्य तौर पर जो है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न करवाया जाता है, जबकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग है वह जो है नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायत, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत और अन्य जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उनके चुनाव के संचालन का उत्तरदायित्व उठाता है। बस इतनी ही बात है इस पूरे के पूरे टॉपिक में, ठीक है। देखिए, एक समान मतदाता सूची का महत्व क्या होगा यह जान लीजिए आप, यह ज़्यादा जरूरी है। देखिए, इससे होगा क्या कि हम एक देश एक चुनाव की अवधारणा को मूर्त रूप दे सकते हैं, क्योंकि अब जो है मतदाताओं की ओवरलैपिंग नहीं होगी, सभी को चुनाव या सभी का क्षेत्र पता रहेगा कि वह जो है इसी क्षेत्र में मत दे सकते हैं। तो थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाएंगे एक देश एक चुनाव की तरफ, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि बताइए आपका नाम वहाँ पर है नहीं है, मैं यहाँ पे रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ, तो यह स्थिति भी दूर हो जाएगी। और इवन जो लॉ कमीशन है उसने 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में इस प्रकार की सिफारिश की थी कि कम से कम मतदाता सूचियों का एकीकरण किया जाना चाहिए। बस, चलिए